नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि आने वाले दिनों में आप अपने खेतों से खरीफ की फसल लेने चाहते हैं, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि खरीफ की फसल के साथ साथ एक अतिरिक्त आय का साधन भी जुटाते हैं, वो है मशरूम। जी हाँ, मशरूम, जहाँ की एक और जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, साथ ही साथ नगदी फसल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो मशरूम की खेती के उन्नत तकनीक क्या है, किस प्रकार से आप मशरूम की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, यही है जानने का विषय आज के अंक में। और इस विषय को लेकर उपस्थित है हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर विजय कुमार यादव। यह है प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि मध्य प्रदेश में जो मशरूम उत्पादन के लिए व्यापारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है, जो जलवायु है, वहाँ के लिए ऑयस्टर मशरूम जो है सबसे उपयुक्त है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मशरूमों का उत्पादन होता है, उसमें ऑयस्टर मशरूम है, श्वेत बटन मशरूम है, वाइट मिल्की मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम है। अगर हम इन सभी की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश की जो जलवायु है उसके अनुसार आप ऑयस्टर मशरूम को आसानी से और बड़ी सफलतापूर्वक जो है अपने घर पे उगा सकते हैं। हाँ जी जी। अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि आसानी से मध्य प्रदेश की जो जलवायु, इसमें कौन सा जो आप लगा सकते हैं और सर्वाधिक मुनाफा किससे कमा सकते हैं। जलवायु के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम अपने क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम को कई महीनों तक आसानी पूर्वक वर्ष में उगा सकते हैं। जी, हमारे किसान भाई देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरह से हमको मालूम है कि विभिन्न मशरूम, जैसे कि हम बात करें कि श्वेत बटन मशरूम जो किसान भाई लगाते हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से उसके लिए तापमान प्रोवाइड करना पड़ता है या देना पड़ता है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम के लिए ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ की जलवायु है उसमें आप ऑयस्टर मशरूम को जब लगाते हैं तो जो तापमान हमारे यहाँ उपस्थित है, मौजूद है, उसमें आप उसे वर्ष भर आसानी पूर्वक लगा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, अगर हम डॉक्टर साहब ये बताना चाहें किसान भाइयों को कि जैसे कि वो दूसरी फसल लेते हैं तो मशरूम क्यों श्रेष्ठ है। अगर हम अपने मशरूम की तुलना दूसरी फसलों से करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि विभिन्न जो फसल हम उगाते हैं उसके लिए जो सबसे प्रमुख रूप से आपको आवश्यकता है वो ज़मीन लगती है। लेकिन अगर हम मशरूम की बात करते हैं तो हम मशरूम को किसी घास फूस की झोपड़ी है, कच्चा मकान है या पक्का मकान है, आप इसमें उगा सकते हैं। तो हमको इसके लिए किसी भी बड़े भूभाग की आवश्यकता नहीं है, सबसे प्रथम बात। दूसरा, आपको जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हमारे किसान भाई हमेशा जूझते हैं। जब फसल की कटाई होने लगती है तो कभी आंधी तूफान है, बाढ़ है, हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उससे हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। लेकिन जब हम मशरूम की बात करते हैं तो चूंकि आप इसे कृत्रिम रूप से एक बंद कमरे के अंदर उगा रहे हैं तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से आप उसे बचा सकते हैं। तीसरी बात, जो हम फसल की बात करते हैं, कोई भी फसल जो हम उगा रहे हैं, चाहे हमारी फील्ड क्रॉप हो या वेजिटेबल क्रॉप्स जो किसान भाई लगा रहे हैं, उसके लिए हमको 90 दिन या उससे ऊपर का समय लग रहा है। लेकिन अगर हम मशरूम की बात करते हैं तो उससे आधे समय में ही आपकी एक फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह। तो इसलिए जो है आप कम समय में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। जहां हम श्रम की बात करते हैं तो चूंकि आज फसल उत्पादन में जो सबसे प्रमुख समस्या है, जो मजदूरों की समस्या हम देखते आ रहे हैं, कोविड पीरियड में मजदूरों का पलायन भी हुआ, उसके कारण फसल कटाई के समय आपको मजदूरों की समस्या आ रही। लेकिन चूंकि यहाँ पे श्रम कम लग रहा है, श्रमिकों की संख्या कम लग रही है, तो घर में उपस्थित जो गृहिणी हैं, बच्चे हैं, वो भी मशरूम को जो है आसानी पूर्वक उगा सकते हैं। इसका एक सबसे प्रमुख पहलू जो मशरूम का हम बात करते हैं वो यह है कि इसकी पौष्टिकता और औषधि गुण की अगर आप तुलना करते हैं तो ये सभी फसलों से बहुत अधिक स्तर तक आपको प्राप्त होती है और आप अपने कुपोषण को जो है दूर कर सकते हैं। और आजकल ये देखने को आया है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। आप किसी भी एक त्योहार हो या घर में कोई पार्टी है, शादी है, सभी लोग पसंद करते हैं इसको बनवाने के लिए। तो एक फायदेमंद तो है ही। इसके बीच में जो मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि किसान भाइयों को अगर आप बताएं कि कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ लागत की कितनी
जरूरत पड़ेगी, उन्हें पहले से कितनी तैयारी करनी चाहिए? अगर किसान भाई, कोई भी नया किसान हमारा अगर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर रहा है, तो एक 10 बाई 12 का जो कमरा होता है, 10 बाई 12 बाई 10, इतने बड़े कमरे को लेके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध व्यवस्था है, आप अगर इतना बड़ा कमरा भी नहीं है तो आपके पास जो उपलब्ध व्यवस्था है, आप उसमें भी जो है मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि उत्पादन के लिए कोई घास फूस की झोपड़ी हो, कच्चा मकान है या पक्का मकान है, जो भी उपलब्ध है, ऊसर है, बंजर जमीन, क्योंकि यहाँ जमीन पे नहीं उगाया जाता, इसके लिए जो है जमीन के ऊपर का वायवी भाग जो है वो इस्तेमाल होता है। इसलिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि आप किसी भी तरह की जमीन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक लागत की बात करते हैं, तो लागत जो है, आप मिनिमम लागत 15 से 20 हजार से भी किसान भाई इसको जो है अच्छी तरह से शुरुआत कर सकते हैं। जी जी। और अगर उन्हें चाहिए कि कौन सी ज़रूरत की, जैसे कि आपने बोला वायवीय भाग में होता है, तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर लगेंगी जो उन्हें वस्तु के लिए चाहिए? जी, हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि ऑयस्टर मशरूम हमारे प्रदेश में अच्छे से उगा सकते हैं। अब हम ऑयस्टर मशरूम को उगाने के लिए जिन सामग्रियों की बात करते हैं, उसमें सबसे प्रमुख, सबसे पहला जो भाग है हमारा, जिस कमरे में हमको उगाना है, तो वो कोई सी भी झोपड़ी या कच्चा मकान या पक्का मकान जो आपके पास उपलब्ध है वो ले लें। हमको पानी को स्टोर करने के लिए एक ड्रम की आवश्यकता होगी, फिर पानी की छिड़काव के लिए स्प्रेयर की आवश्यकता होगी। माध्यम के रूप में हमारे पास बहुत अधिक जो हमारा गेहूं का भूसा है या धान का पुआल है, आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जो किसान भाइयों के पास उपलब्ध है और वो उनके लिए कोई भी मूल्य नहीं रख रहा, उसी मूल्य से वो अमूल्य चीज बना सकते हैं। बिल्कुल, आप इन कृषि अवशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गेहूं के भूसे में अन्य भूसों को मिला के भी जो है आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन जो है, जिसको कि हम मशरूम का बीज बोलते हैं, इसकी आवश्यकता होगी। पॉलीथीन लगेगी, नायलॉन की सुतली जो है आपको बैग को टांगने के लिए लगेगी। और इस तरह से अगर आप माध्यम के उपचार करना चाहते हैं रसायन के द्वारा, तो उसके लिए आपको फार्मलिन और कार्बनडाजिम लगेगा। ठीक है। कौन कौन सी वो प्रजातियां हैं जिन्हें लगा के किसान भाई लाभ कमा सकते हैं? ये हमारे यहाँ चूंकि ऑयस्टर मशरूमों में किस्मों की बहुत अधिक विविधता है। अच्छा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्लूरोटस फ्लोरिडा भी मौजूद है, प्लूरोटस फ्लैवलेटस है, प्लूरोटस सजर काजू है, प्लूरोटस इयोस है, प्लूरोटस साल्मोनियो स्ट्रामोनियम है, हिप्सीजाइगस अल्मेरियस है, प्लूरोटस सेपिडस है, प्लूरोटस ओपेंसी है। इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनको किसान भाई अपने स्वाद के अनुसार या मार्केट की जो मांग है उसके अनुसार जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जिन हम विभिन्न मशरूमों का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें ऑयस्टर मशरूम के श्रेष्ठ होने का ये भी एक प्रमुख कारण है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना, लेकिन किसान भाइयों को जैसे कि हम जो अन्य फसलें हैं उसमें हम उन्हें बताते हैं बीजोपचार का महत्व, तो क्या मशरूम के अंदर भी बीजोपचार की जरूरत पड़ती है? मशरूम में बीजोपचार की अगर आप बात करते हैं, तो हमको चूंकि ये मालूम है कि मशरूम का उत्पादन जो है कृषि अवशिष्ट पदार्थों पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो माध्यम की आवश्यकता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव जब आप फसल की कटाई करते हैं उस समय मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे बीज उपचार नहीं बल्कि माध्यम का उपचार किया जाता है। और उसे निर्जीवीकृत करके उसके ऊपर जो है आप मशरूम को उगाते हैं, क्योंकि जो मशरूम का बीज है वो वास्तव में जो है गेहूं के दाने के ऊपर जो है तैयार किया जाता है, तो शुद्ध रूप से शाकाहारी है। तो जब भी हमको मशरूम को उगाना है तो पहले हम माध्यम का उपचार करेंगे और फिर आप इसे आसानी से उगा सकते हैं, ताकि दूसरे सूक्ष्म जीव जो हैं इसके ऊपर ना पनप पाए और जो हम मशरूम का बीज डाल रहे हैं वो शुद्ध रूप से आपके बैग में पनप पाए। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि ऑयस्टर मशरूम उगाने की उन्नत तकनीक क्या है। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव जी। सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे ऑयस्टर मशरूम की, तो ऑयस्टर मशरूम के क्या कलर से जो रंग है उनकी भी विविधता पाई जाती है? हम ऑयस्टर मशरूम के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि हमको विविधता इसलिए भी जरूरी है कि हम जानते हैं कि ना सिर्फ किसान भाई, आजकल बहुत सारे लोग जो है अपने शौक के लिए ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को भी जो है पसंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी जो है रंगों की विविधता है। जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम में देखते हैं, मैंने आपको किस्मों के नाम बताए, उसमें प्लूरोटस फ्लोरिडा और प्लूरोटस फ्लैवलेटस, ये दो मशरूम जो हैं ये सफ़ेद रंग के हैं। इसके अलावा प्लूरोटस सजर काजू जो है वो हिप्सीजाइगस अल्मेरिस, ये दोनों मशरूम जो हैं हल्के से मटमैले कलर के या स्लेटी कलर के होते हैं। अच्छा जी। जबकि आपका प्लूरोटस इयोस और प्लूरोटस साल्मोनियो स्ट्रामोनियम जो मशरूम है ये पिंक कलर का होता है, और जब आप इसे अपने घर में उगाते हैं तो एक फूल की तरह ही बहुत सुंदर दिखाई देता है। अरे वाह! अब हमने तो जानकारी ली, आपने हमें बताया इतने सारे अलग अलग, जो कि हमें तो पता भी नहीं है, आप विशेषज्ञ, आपको पता है। हम क्यों ऑयस्टर मशरूम को ही इतनी ज़्यादा जो प्रमुखता देते हैं? उसके अंदर कौन से कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम ऑयस्टर मशरूम के बारे में जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पौष्टिक और औषधि गुण दोनों हैं जी। इसमें उच्च कोटि का प्रोटीन है, खनिज तत्व हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, मिनरल्स हैं, और इसके साथ साथ सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हैं इस ऑयस्टर मशरूम में मौजूद होते हैं। जहाँ तक हम औषधि गुणों की बात करते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्रों में या शहरों में या गांव में सभी लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। हाँ जी। तो चूंकि इस मशरूम में स्टार्च की मात्रा नहीं होती, तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ये आदर्श भोज्य पदार्थ के रूप में डॉक्टर इसकी रिकमेंडेशन करता है। जी जी जी। इसके अलावा चूंकि इसमें वसा की मात्रा जो है नगण्य है, अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल रोधी पदार्थ होते हैं, इसलिए जो मोटापे से पीड़ित लोग हैं या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी ये एक आदर्श भोज्य पदार्थ है। जी। अब चूंकि इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है, अच्छा। और ये फॉलिक एसिड जो है वो खून बनाने का काम करता है। अच्छा। तो चूंकि जो महिलाएं हैं या जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनमें खून की कमी हो रही है, वहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पौष्टिकता के कारण हम उनके कुपोषण को दूर कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, टर्पेनाइड्स, इस तरह क्विनोन्स, इस तरह के बहुत सारे जीवाणुरोधी पदार्थ होते हैं जिनके कारण आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और इन औषधि गुणों के कारण आपको जो है कोई अलग से दवा लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है और आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। जी। इसको जहाँ तक है कि मैं अगर बोल सकती हूँ कि 100 बीमारी का एक इलाज है, जैसे कि हम अनार को बोलते हैं, उसी का एक दूसरा रूप अब हमें मिल चुका है मशरूम। डॉक्टर साहब, क्या जो इसकी जो उगाने की प्रक्रिया है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं? हम अगर ऑयस्टर मशरूम को उगाने की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न चरणों में, जैसे सबसे पहला चरण है कि माध्यम का उपचार, दूसरा है बीज का चुनाव एवं बीज का माध्यम में मिश्रण, अच्छा। तीसरा जो है बीज मिश्रित माध्यम को थैलियों में भरना, हाँ जी। फिर चौथा जो है आपका थैलियों का रखरखाव, और पांचवा जो है फसल का प्रबंधन। इन विभिन्न 5 चरणों में ये प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। आपने बात की माध्यम के उपचार की, जो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो किसान भाइयों को प्लीज आप समझाइए कि माध्यम का उपचार क्या चीज जी, होती है? जैसे कि अपन ने पहले ही बात की थी कि माध्यम जो है, हम इसमें गेहूं का भूसा या आप धान का पुआल जो भी ले रहे हैं, वो पहले से किसी ना किसी सूक्ष्म जीव से हो सकता है संक्रमित हो, क्योंकि जिस समय फसल उत्पादन करते हैं उस समय फसल के ऊपर बहुत सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, और बहुत सारे मृतोपजीवी कवक भी जो है फसल की कटाई के बाद जो है हमारे भूसे के साथ जो है मौजूद हो सकते हैं। अगर इनकी उपलब्धता रहेगी या ये मौजूद रहेंगे, तो हम चूंकि हमको इस माध्यम के ऊपर फसल को अपने उगाना है, मशरूम को, तो वो जो है हमारे मशरूम के कवक जाल को फैलने नहीं देंगे। इसलिए इस माध्यम को उपचार करना पड़ता है, और उपचार करने के लिए 2 विभिन्न विधियां जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पहली विधि है जो हम गर्म पानी के द्वारा जो है उपचार करते हैं। इस गर्म पानी विधि के से अगर आप किसान भाई उपचार करना चाहते हैं, जो कि शहरों से दूर हैं, जिनके पास रसायनों की उपलब्धता नहीं है, तो उसके लिए आप ये करिए कि 10 किलो सूखा भूसा ले लीजिए, उसे 100 लीटर पानी में 12 से 14 घंटे तक
आप उसको भिगो के रख दीजिए। अच्छा। और अगले दिन इस पानी को निथार दीजिए, फिर उसकी आधी मात्रा जो 50 लीटर पानी है उसको खौला लीजिए और उसको खौलते पानी को इसमें डाल दीजिए, इस भूसे में ऊपर से इसको ढक दीजिए और उसकी भाप से जो है ये आपका भूसा जो है उपचारित हो जाएगा। जी, जी, अब हम दूसरी विधि जिसकी बात कर रहे हैं वो है रसायनों के द्वारा उपचार। तो आप रसायनों के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं, आपको पानी गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इतनी बड़ी प्रक्रिया भी आपकी बच जाती है। तो अगर हम रसायनों की बात करते हैं तो इसमें आप 2 रसायन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कार्बेंडाजिम जिसको कि हम 7.5 ग्राम लेंगे और दूसरा है फॉर्मलिन जिसको कि हम 125 ml लेते हैं। अब इन दोनों रसायनों को 100 लीटर पानी में आप घोल बना लीजिए और उसमें इस भूसे को डाल के रात भर के लिए 12 से 14 घंटे के लिए रख दीजिए। लेकिन किसान भाई, जब आप भूसे को भिगाते हैं या उसमें डुबा के रखते हैं तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कई बार ये होता है कि भूसा हल्का होने के कारण ऊपर आ जाएगा। हाँ जी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भूसा भीग गया है लेकिन वो अगर ऊपर आ गया है तो उसका उपचार सही तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस भूसे को भिगाने के बाद आप उसके ऊपर या तो कोई ढक्कन रख दें या पॉलीथीन से ढक के और कोई वजनदार चीज़ रख दें ताकि ये भूसा जो है अच्छी तरह से उपचारित हो जाए। और फिर आप दूसरे दिन इस पानी को निथार दीजिए और जो आपका भूसा है आप उसे अच्छे से साफ जगह जिसे आपने पहले ही निर्जीवीकृत कर दिया है जी। आप उस पर फैला दीजिए। जी। बीज मिश्रण के लिए किस प्रकार के बीज किसान भाइयों को चयन करना चाहिए? ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा बीज बहुत अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन भी उतना ही अच्छे तरीके से होता है। तो सबसे पहले जब आप बीज का चयन करते हैं, खरीदने जाते हैं, किसी भी संस्थान के पास जाते हैं तो वहाँ आप देखिए कि बीज जो है एकदम सफ़ेद हो, कवक जाल जो है रेशेदार हो, आपके बीज में किसी प्रकार का पीलापन नहीं दिखाई देना चाहिए या आपके उस बीज के अंदर कोई भी काला या हरा फफूंद उसकी वृद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है दूसरे फफूंद का संक्रमण हो सकते हैं। बीज में पीलापन जो आ रहा है वो वास्तव में पुराना बीज भी हो सकता है क्योंकि एंजाइमेटिक प्रक्रिया के कारण जो है उसमें वो आपको पीलापन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप जब बीज का चयन करें तो एकदम सफ़ेद बीज जो आपको दिखाई दे रहा है पैकेट, उस पर डेट भी देख लें, जो कि संस्थान अपने, अगर आपके शासकीय संस्थान है तो उन लोग डेट भी डालते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जी। माध्यम के अंदर हमारे किसान भाई जब बीज मिलाते हैं तो उसकी कुछ विशेष प्रक्रिया होती है? जी हाँ, माध्यम में बीज मिलाने की 2 तरीके हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो है तह विधि के द्वारा जो है माध्यम में बीज को मिलाते हैं। दूसरी विधि है एक संपूर्ण मिश्रण विधि। तो मैं आपको दोनों विधियों के बारे में बताता हूँ। अगर आप तह विधि से माध्यम में बीज मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पॉलीथीन लीजिए। पॉलीथीन में पहली परत जो है आपकी माध्यम की डलेगी, उसके ऊपर किनारे की तरफ जो है आप मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पॉन बोलते हैं, किनारे की तरफ डालिए। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बीज को डालते हैं तो वो पॉलीथीन से टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ होना चाहिए। और इस किसान भाई देख भी रहे हैं हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, इस तरह से आपका बीज जो है वो संपर्क में नहीं रहेगा। और इस बीज के डालने के बाद जो है किसान भाई ऊपर से फिर पुनः माध्यम की एक परत डाल सकते हैं। अच्छा जी। और इस तरह से अगर आपकी 5 से 6 परत माध्यम की डलती हैं तो उसके बीज में 4 से 5 परत जो है आपकी बीज की होती हैं। और इस तरह से ये अब पैकेट बनने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि किसान भाई मशरूम की तुड़ाई किस प्रकार से करें? बिल्कुल सही बात है। जब किसान भाई बैग को खोलते हैं और उसको टांग देते हैं तो उससे 5 से 7 दिन के बाद जो है उसमें पिन हेड चालू हो जाते हैं और उसके अगले 5 से 7 दिन में जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो मशरूम के किनारे जब ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगते हैं तब किसान भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि ये फलन का है या फ्रूटिंग बॉडी जो मशरूम की है वो परिपक्व हो चुकी है और फिर उसे तोड़ लें। अगर किसान भाई इस अवस्था को चूक जाते हैं तो जो उनके किनारे हैं फिर फटने लगते हैं और फिर मशरूम में से आपको दुर्गंध आने लगेगी। तो इसलिए जब किनारे आपके पूरी तरह से आपको लगने लगे कि मुड़ रहे हैं तब आप उसकी तुड़ाई कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम तुड़ाई करते हैं तो उसमें से इन फ्रूटिंग बॉडीज़ को खींचना नहीं है, अन्यथा आपका जो कवक जाल है उसको नुकसान होगा। इसलिए जो इस मशरूम का फलन काय है आप उसे घड़ी की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये आसानी से अपनी जगह छोड़ देगा और आप इसे तोड़ के छोटे छोटे बैग बना के आप उसे पॉलीथीन बैग में बेच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ सावधानियां जो आप बताना चाहते हैं किसान भाइयों को कि वो जब बीज भरते हैं, थैलियां बनाते हैं, उस समय उन्हें कौन कौन सी विशेष सावधानियां जिससे आगे चल के गलती ना हो? जी, आप जब भी थैली में बीज मिश्रित माध्यम का भराव करते हैं तो आप एक बात याद रखें
कि हम जब थैली भरते हैं तो उसमें 3/4 भाग जो है थैली का भरा हो और ऊपर का 1/4 भाग जो है उसे खाली रखें। अच्छा। क्योंकि तभी आप उसको अच्छी तरह से बांध पाएंगे और अच्छी तरह से बंधेगा तभी वो जो है उसकी पिंडी बाद में अच्छे से बनेगी। दूसरी सावधानी किसान भाइयों को ये रखनी है कि बैग भरने के बाद उसमें छेद करना ना भूलें, और छेद छोटे छोटे सूजे से या पिन से हम करते हैं, और नीचे जो है आप 4 से 5 छेद अवश्य करें ताकि जो अधिक पानी है वो वहाँ से निकल जाए। जी जी डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइए, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण एवं पंजीयन, हैचरी ब्रेड, समुद्री सजावटी झींगा और नैनो एक्वेरिया नई पहल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नाहेप के तहत 21 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण और केवी के भोपाल में कार्यक्रम आयोजित। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण एवं पंजीयन। कृषि उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में प्राकृतिक खेती का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कृषकों एवं अधिकारियों को प्रदान किया गया, जिसमें 300 हेक्टेयर की भूमि में कृषकों को प्राकृतिक खेती करने के लिए आवश्यक बीज एवं खाद का प्रयोग करने की विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के दर्पण सभागार में प्राकृतिक कृषि पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में गुजरात से आए हुए मास्टर ट्रेनर श्री भावेश भाई पटेल द्वारा कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मंडी बोर्ड, बीज निगम एवं प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कृषकों को प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक खेती हेतु आवश्यक घटक जैसे जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, घन जीवामृत, 10 पर्णी अर्क बनाने की विधि एवं उसमें लगने वाली आवश्यक सामग्री से अवगत कराया। साथ ही प्राकृतिक खेती कैसे लाभकारी है उसकी जानकारी भी दी गई। जिले में कृषि विभाग द्वारा लगभग 500 कृषकों को प्राकृतिक खेती करने हेतु चयनित किया गया। प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक कृषक बंधु mpnf.mpkrishi.org पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण में कृषि, आत्मा, पशुपालन, उद्यानिकी, मंडी बोर्ड, बीज निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं कृषक बंधु उपस्थित रहे। हैचरी ब्रेड, समुद्री सजावटी झींगा और नैनो एक्वेरिया एक नई पहल। अनीता आर राधाकृष्णन, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री, तमिलनाडु सरकार ने वीजीपी मरीन किंगडम चेन्नई में हैचरी नस्ल समुद्री सजावटी झींगा और नैनो एक्वेरिया का शुभारंभ किया। यह पहल भारतीय कृषि अनुसंधान पर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश और वीजीपी मरीन किंगडम चेन्नई द्वारा शुरू की गई। राधाकृष्णन ने राज्य के मछुआरों की आजीविका के विकल्पों में सुधार एवं उनकी बेहतरी के लिए मत्स्य विभाग की पहल के विषय में बताया कि उन्होंने उस पहल की आवश्यकता पर बल दिया जो परिकल्पित अवधारणा के विपणन घटक की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में इसके विस्तार की संभावना को बढ़ावा देगा। मंत्री ने कैप्टिव रेज्ड श्रिम्प्स के साथ मरीन नैनो एक्वेरिया की नई अवधारणा पर भारतीय कृषि अनुसंधान, NBFGR और वीजीपी मरीन किंगडम के प्रयासों की सराहना की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में नाहेप के तहत 21 दिवसीय प्रशिक्षण। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन के मार्गदर्शन में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में कृषि में उच्च शिक्षा हेतु संचालित विश्व बैंक पोषित परियोजना द्वारा 21 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण समन्वय डॉक्टर SK शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदेश एवं देश के कृषि स्नातकों हेतु उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को कृषि में अधिकाधिक उपयोग करना एवं उपयोग में होने वाली कठिनाइयों को दूर करना एवं कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना सिखाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से अनुभवी प्रशिक्षकों के द्वारा छात्रों एवं वैज्ञानिकों तथा प्राध्यापकों को उच्च तकनीकों का अनुभव कराया जाएगा। प्रशिक्षण का समापन 11 जून को होगा। 21 दिवसीय प्रशिक्षण को सफल बनाने में डॉक्टर M.K. अवस्थी प्राध्यापक की प्रमुख भूमिका होगी। मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण। कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा में छात्रों के लिए कटाई उपरांत प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। अधिष्ठाता डॉक्टर अनिमेश चटर्जी ने की। प्रशिक्षण ऑनलाइन व ऑफलाइन सत्र में हुआ।
प्रथम सत्र का संचालन डॉक्टर सोनम अग्रवाल एवं द्वितीय सत्र का संचालन डॉक्टर आशीष शर्मा ने किया। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी अजमेर, डॉक्टर निर्मल मीणा कोटा व डॉक्टर आकांक्षा पांडे बनखेड़ी, डॉक्टर नेहा शर्मा एवं डॉक्टर संजीव वर्मा पवारखेड़ा ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। समापन सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य विनय दुबे ने की। अधिष्ठाता डॉक्टर चटर्जी के साथ दोनों दिवस के प्रमाण पत्र छात्रों को वितरित किए गए। केवी के भोपाल में कार्यक्रम आयोजित। भारत सरकार की बहुउपयोगी किसान योजना, जिसमें देश भर में 10,000 किसान उत्पादन कंपनियां बनाई जा रही हैं, इसी के अंतर्गत CBBO स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति भोपाल द्वारा प्रेरित और नाबार्ड मध्य प्रदेश द्वारा वित्त पोषित 10 कंपनियां, जो भोपाल, सीहोर, देवास और शाजापुर की कंपनियां थीं, जिसका प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये इन्हीं 10 FPO के कार्यपालन अधिकारी और संचालक थे। कार्यक्रम में सर्व इंजीनियर दिनेश कुमार द्विवेदी, सुजॉय आइच, शाजी जॉन, अजय गुप्ता, MM कुमार, राजेंद्र सिंह गहलोत, सिद्धार्थ द्विवेदी ने मार्गदर्शन दिया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक के माध्यम से हमने जो कुछ भी जानकारियां आपको दी हैं, वो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होंगी। अगर आप हमारा आज का यह अंक देखना भूल गए हैं या फिर दोबारा देखना चाहते हैं, तो आज रात 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।